ये भी लग रहा था क्योंकि उसने एशियाई कपड़े पहने हुए थे। मैंने नैन्सी को उस आदमी को दिखाकर कहा कि हमें इसकी खास तौर पर मदद करनी चाहिए। नैन्सी उस शाम वाकई अच्छे मूड में थी और मैंने देखा कि वो उस आदमी की तरफ पूछने के लिए गई कि क्या उसे मदद चाहिए। और अचानक नैन्सी एकदम बदल सी गई। वो उस आदमी से बातें कर रही थी और अचानक ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। वो आदमी भी उसे देखकर अजीब सा व्यवहार कर रहा था क्योंकि वो अपने हाथ जोर जोर से हिलाकर बात करने लगा। और फिर वो दोनों हॉल के एक कोने में चले गए और कुछ देर तक वहाँ बातें करते रहे। फिर मैंने देखा कि वो आदमी गुस्से में चिल्लाया और अपनी मुट्ठी हवा में घुमाते हुए वहाँ से चला गया। नैन्सी, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो अभागा आदमी कौन था? मेरी पुरानी जान पहचान का है, बहुत दुखी है बेचारा। वादा करो एनी, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी? वादा करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम चाहती हो। शुक्रिया। और कौन था वो आदमी? मैंने सोचा था आप यही पूछेंगे। इस अजीब सी घटना के बाद नैन्सी चली गई। जाहिर है मैंने उसके बाद दूसरे लोगों से पूछताछ की। इतने अजीब तरह के प्राणी ने दूसरों का ध्यान भी खींचा था। लगता है वो पुराना सैनिक था जो हाल ही में हिंदुस्तान से लौटा था। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम सिवाय इसके कि वो सैनिकों का दिल बहलाता है और जादू का खेल दिखाकर पैसे कमाता है। और तुमने इस बारे में पुलिस को कुछ बताया है? बिल्कुल भी नहीं। वादा करना, वादा निभाना है। जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू मिस मॉरिसन। वो रहा हमारे घुसपैठिए का 4 पैरों वाला साथी। ये तो नेवला है। लगता है हमारी तलाश पूरी हो गई। मिस्टर हेनरी वुड, शायद आप हिंदुस्तान से आए हैं। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? किस बारे में? कर्नल जेम्स बार्कली की मौत के छोटे से मामले के बारे में।
वो निर्दोष है, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं। तो तुम हो मुजरिम? नहीं, मैं मुजरिम नहीं हूं। तो कर्नल को किसने मारा बताओ। ये तो उसकी किस्मत में लिखा था। उसने बहुत बुरा काम किया था। सब कुछ साफ साफ बताओ। कसम से, अगर मैंने उसकी खोपड़ी तोड़ी होती जैसा मैं करना चाहता था तो उसका वही हश्र करता। लेकिन मुझे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको अपनी कहानी बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। आप मुझे देख रहे हैं, एक कुबड़ और इन मुड़ी हुई पसलियों के साथ। लेकिन एक समय था जब कॉर्पोरल हेनरी वुड रॉयल मैलोज रेजिमेंट की शान हुआ करता था। उस समय तुम कर्नल बार्कली के रेजिमेंट में थे? हाँ, लेकिन तब वो सार्जेंट जिन बार्कली था। हम एक ही कंपनी में थे और हम दोनों में कुछ और भी एक जैसा था। हम दोनों ही एक लड़की से प्यार करते थे, नैन्सी डिवॉय। हाँ, रेजिमेंट के सार्जेंट मेजर की बेटी। हाँ, उसे 2 आदमी प्यार करते थे, मगर वो सिर्फ एक को चाहती थी। आप लोग मुझ पर हंसेंगे जब आप अपने सामने बैठे इस डरावने से आदमी को ये कहते हुए सुनेंगे कि नैन्सी मुझे प्यार करती थी क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। वो मुझसे ही प्यार करती थी, लेकिन चाहे मैं उसके दिल में था, उसके पिता मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं बहुत ही जिंदा दिल, मस्त किस्म का इंसान था, मगर हमेशा ईमानदार और दिल का सच्चा भी था। लेकिन नहीं, नैन्सी के पिता चाहते थे कि वो बार्कली से शादी करे, क्योंकि वो गड़बड़ी से खुद को दूर रखता था, हमेशा सही चीजें करता था। मेरी तरह नहीं कि नैन्सी को ऐसी जगह ले जाए जहां उसके पिता जाना पसंद न करें। इसके अलावा बार्कले पढ़ा लिखा था और उसे स्वॉर्ड बेल्ट के लिए चुन भी लिया गया था। जाहिर है कि RSM डिवॉय को बार्कली अपनी बेटी के लिए एक बेहतर पति लगता था। लेकिन नैन्सी ने मुझसे हर कदम पर वफादारी निभाई। नैन्सी डिवॉय अपने प्रेमी से शादी क्यों नहीं कर पाई? 1857 में बरसात के दिन थे जब हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ गदर शुरू किया। रेजिमेंट भर्ती में ही कैद हो गई। हमारे चारों तरफ 10,000 क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमें शिकारी कुत्तों की तरह घेर रखा था। हमारे पास खाना और हथियार खत्म हो गए थे और हमें जनरल नील के कॉलम को संदेश भेजना पड़ा जो आगे बढ़ रहे थे। हमारी मदद का यही एक रास्ता था। हमारे कंपनी कमांडर ने एक स्वयं सेवक मांगा, एक तंदुरुस्त और जांबाज सिपाही जो रात के अंधेरे में गैरिसन से निकलकर मैदान के दूसरी तरफ जाकर कॉलम से बात कर सके। एक मूर्ख की तरह मैंने हाँ कर दी।
ये एक खतरनाक मिशन था और फिर हजारों जानें दांव पर लगी हुई थी, लेकिन मुझे बार बार नैन्सी याद आ रही थी। नैन्सी डिवॉय, वो लड़की जिससे मैं प्यार करता था और जो मेरे बदन में हमेशा जिंदगी की सांस फूंकती थी, उससे विदा लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। जब हम एक दूसरे को निशानी दे रहे थे तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं उससे 30 सालों के लिए विदा ले रहा हूं। वो सार्जेंट बार्कली था, मेरा दुश्मन, जो उस रात मुझे दुश्मन के इलाके में भेजने के लिए वहां था। उसने कहा कि उसे गैरिसन के आसपास का सुरक्षित रास्ता दूसरों से बेहतर मालूम है। मैं सफर पर जाने के लिए तैयार था और जिम बार्कली मुझे उस सफर का सही रास्ता बताने के लिए तैयार था। फिर 10 बजे के बाद अपने साथियों की हिफाजत के साथ मैं निकल पड़ा। बार्कली ने मुझे एक धारा के साथ चलने को कहा जो एक गली की तरफ जाती थी। उसने कहा था नीचे उतरने का यह सबसे सुरक्षित रास्ता है। उसने ठीक रास्ता बताया था। मुझे विद्रोहियों के तंबू की आग और रोशनी दिख रही थी, लेकिन मैं उनके संतरियों की नजरों से बचता बचाता झुकता हुआ बढ़ता रहा और मैंने सोचा कि मैं बच गया हूं। लेकिन तभी वो घटना घटी। मुझ पर हमला हुआ, मेरे सिर पर बहुत जोर का वार हुआ और मेरे सामने सब घूमने लगा। जब होश आया तो मैं एक मुर्गे की तरह बंधा हुआ पेड़ से लटक रहा था। बाहों में इतना दर्द था कि लग रहा था जैसे उन्हें उखाड़ने की कोशिश की गई हो। मुझे दर्द की परवाह नहीं थी, मगर मैं अपने मिशन में फेल हो गया था। जिन्हें मैं बचाने निकला था, अब उनका क्या होगा? लेकिन मुझे सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब मैंने विद्रोहियों की कुछ कुछ बातें समझी। मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि मेरे साथ धोखा हुआ था। जिस आदमी ने मुझे रास्तों के बारे में बताया था वो दुश्मन से मिला हुआ था। बार्कली ने मेरी प्रेमिका को पाने के लिए मुझे फंसा दिया था। तो आपको जेम्स बार्कली की असलियत पता लग गई? हाँ, बाद में पता चला कि जनरल नील का कॉलम हमारी तरफ ही आ रहा था। विद्रोही भाग रहे थे, वो मुझे अपने साथ ले गए। यातनाएं दी गई, भागना चाहा, फिर यातनाएं मिली। हाँ, और कई सालों के बाद मुझे एक गोरा चेहरा दिखाई दिया। विद्रोही उत्तर की तरफ भागे, पहाड़ियों की तरफ, और मुझे गुलाम बना दिया गया। मुझे एक जानवर से भी बदतर हालात में रहना पड़ा और मेरे बदन की एक एक हड्डी तोड़ दी गई। कभी कभी मेरा मन करता कि वो मुझे मार ही दे, मगर जिस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उसके लिए नफरत और बदले की आग ने मेरे जीने की उम्मीद को जगाए रखा। एक दिन अफगानी कबीले के कुछ आदमियों ने उन लोगों को मार दिया। उन्होंने मुझे भी मरने के लिए छोड़ दिया, मगर किसी चमत्कार से मैं जिंदा रह गया। मुझे
यातना देने वालों का खात्मा हो गया था, मगर बार्कली मेरी पहुंच से बाहर था। और नैन्सी का क्या हुआ? मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है या मुर्दा। मैं पंजाब में भटकता रहा और पंजाबियों के साथ रहा। सड़क पर घूमने वाले जादूगरों से मैंने जादू सीखकर पैसे कमाना शुरू कर दिया। मेरे लिए आखिर अब बचा ही क्या था? एक लूला लंगड़ा जहाज में बैठकर इंग्लैंड जाता और अपनी रेजिमेंट के दोस्तों के सामने जाकर क्या कहता। यहाँ तक कि जिम बार्कली से बदला लेने की इच्छा ने भी मुझे हिम्मत नहीं दी। क्यों? मैं सच बात बताता हूँ। मैं चाहता था कि मेरी नैन्सी और मेरे रॉयल मेलूस के पुराने दोस्त यही समझें कि हेनरी वुड एक हीरो की मौत मरा है, ना कि उसे एक इंसान की बजाय एक चिंपांजी की तरह जमीन पर रेंगता हुआ देखें। मगर तुम वापस लौटे और ऑल्डरशॉट में ही, जहां तुम्हारी पुरानी रेजिमेंट थी। किस लिए? मैं मरने से पहले अपना पुराना शहर देखना चाहता था, इसलिए मैंने किसी तरह पैसे जोड़े और वापस आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि रेजिमेंट यहां एल्डरशॉट में है। मैं तो सैनिकों का साथ चाहता था। मैं उनके बीच जाकर उनका मनोरंजन करके अपने लिए पैसे कमा सकता था। मैं अब बार्कली को नहीं मारना चाहता था। बदले की आग हल्की हो गई थी। जब तक मैंने नैन्सी को नहीं देखा। मैंने सोचा कि मैं कुछ अंग्रेजी कपड़े ले लेता हूं। इन कपड़ों को पहने हुए वैसे भी मैं बहुत जोकर सा लगता था। पहले मेरा ध्यान उन कपड़े बांटने वाली औरतों की बजाय अपने लिए एक मोटा ओवरकोट लेने में ज्यादा था। फिर उनमें से एक मेरे पास आई। मैंने उसे पहचान लिया। वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, वैसी ही खूबसूरत। लेकिन हैरानी की बात थी, वो अभी भी मुझे पहचानती थी। गुड इवनिंग, आपकी कुछ मदद करूं? आप जो ढूंढ रहे थे, क्या वो आपको मिल गया? माफ कीजिए, मुझे लगा। नैन्सी, ये मैं ही हूं। हैरी, मुझे डरो मत। मुझे लगा तुम 30 साल पहले मर चुके हो। मर ही गया होता तो तुम मुझे ऐसी हालत में कभी नहीं देखती। हमने कुछ समय तक बात की। मैंने उसे अपनी कहानी बताई। मुझे उसे नहीं बताना चाहिए था कि उसका पति धोखेबाज है, मगर मेरे मुंह से सारी बातें निकल गई। मेरी बातों का उस पर जो असर हुआ वो मैं नहीं देख सका और बाहर आ गया। फिर मैंने देखा वो मिशन से बाहर आ गई। मैंने उसका पीछा किया। वो घर के अंदर गई। फिर बत्ती चली। मैंने देखा वो कुर्सी पर बैठी थी। और फिर बार्कली कमरे में आया। जेम्स, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम दरवाजा बंद क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था देर मत करना। तुम किसी के साथ मुझे थी? तुमसे बात करनी है। जितना पूछा गया उतना जवाब दो। तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। क्या? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? कौन सी बात?
तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पिछले 30 साल, पूरे 30 साल। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बहुत बुरा किया तुमने। मुझे नफरत है तुमसे, नफरत है, नफरत है। उसे नैन्सी पर हाथ उठाते देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया। डेविड, मेरी नफरत वापस आ गई। तुमने विश्वासघात किया। डेविड, तुमने धोखा दिया। ये सच नहीं है। वो जिंदा है, मैंने उसे खुद देखा है। तुम झूठ बोल रही हो। डेविड, तुम पागल हो गई हो। कायर। मैंने किसी आदमी को पहले कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। मैंने उसके चेहरे पर साफ साफ मौत देखी। मुझे देखते ही जैसे उसके शर्मिंदा दिल पर मानो गोली चल गई थी। वो जंगले पर गिरा, लेकिन गिरने से पहले वो मर चुका था। मिसेस बार्कली, मिसेस बार्कली, दरवाजा खोलिए। मैंने नैन्सी के हाथों से चाबी ले ली कि दरवाजा खोलकर नौकरों को बुला लूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वहां से निकल जाना ही अच्छा है, क्योंकि लोग मुझे गलत समझ लेंगे। जल्दी में मैंने चाबी अपनी जेब में रख ली और टेरी को पकड़ने भागा, जो पर्दे पर चढ़ गया था। टेरी, तो कर्नल की मौत जमीन पर गिरने से पहले ही हो चुकी थी। सदमे से दिमाग की नस फट गई होगी। मिस्टर वुड, अगर शव परीक्षक ने भी यही फैसला किया तो मिसेस बार्कली नैन्सी छोड़ दी जाएंगी। मुझे यकीन है कि आप पुलिस के सामने अपनी यही कहानी दोहरा पाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मिस्टर होम्स, नैन्सी कैसी है? वो हॉस्पिटल में हैं और मेरा मानना है कि थोड़े ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। ईश्वर का शुक्र है। एनी, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम अब ठीक हो? हाँ, मैं अब ठीक हूँ। होम्स, सिर्फ एक बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर कर्नल का नाम जेम्स था और वुड को कहते थे हेनरी या हैरी, तो फिर ये डेविड किसका नाम है? वॉटसन, अगर मैं उतना ही चालाक और तेज होता जितना तुम मुझे दूसरों के सामने दिखाते हो, तो डेविड नाम सुनते ही मुझे पूरी कहानी पता चल जानी चाहिए थी। दरअसल डेविड इस केस में धिक्कारने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। धिक्कारने? तुम्हें याद होगा कि कैसे किंग डेविड ने हिट्टाइट यूराया को लड़ाई में मरने के लिए भेजा था ताकि वो उसकी प्रेमिका बाथशीबा को हथिया ले। मेरे ख्याल से तुम्हें यह कहानी सैमुअल की पहली या दूसरी किताब में मिल जाएगी। वैसे इस समय मुझे कुछ याद नहीं है। तुमने ठीक कहा होम्स। सैमुअल की दूसरी पुस्तक, अध्याय 11, छन 14 से 17। ऑल्डरशॉट से लौटने के बाद यहां आकर तुमने पढ़ लिया होगा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
तुमने वाटरलू रेस्टोरेंट का बिल बुकमार्क के तौर पे इस्तेमाल किया है। बहुत खूब वॉटसन। एलिमेंट्री माय डियर होम्स। गुड नाइट होम्स।